गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माई सेल्फ सुरजीत सिंह। जी। सर मेरे पास कुछ क्वेरीज हैं जी। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, जी। सर पहली क्वेरीज ये है कि जब हम लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, अपना एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं और हम लॉयर बनना चाहते हैं, तो उस जी। समय हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है हुँ। कि जो हम अपना प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करें? बिल्कुल ठीक बात। क्या हम ट्रायल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करें या हुँ। हाई कोर्ट से स्टार्ट करें या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करें? तो एक अच्छा कहाँ से हो सकता है कि जहाँ से हम सीख पाएँ और जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए? देखो, न्यूली जो एनरोल एडवोकेट होते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे आपने कहा कि जहाँ से ह बेसिक चीज़ें आप सीख जी, जी। बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे आप कहें ट्रायल, टोटल ट्रायल डिस्ट्रिक्ट में होता है और प्रोसीजर सीखना है या ट्रायल सीखना है या बेसिक चीज़ें सीखनी है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही आती है। जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, ये कहीं न कहीं अपीलेट कोर्ट है और आपने देखा होगा ये राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा बैठी हुई है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको डीपली प्रोसीजर सीखना है या डीपली आपको पूरा ट्रायल सीखना है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना चाहिए और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आपका एम है कि मैं हाई कोर्ट लेवल या सुप्रीम कोर्ट लेवल तक प्रैक्टिस करूँ, तो उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करें और आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएँ। सर जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिस पे एफआईआर हो जाता है। अब एफआईआर हो जाता है तो उसके जो घर वाले हैं हुँ, या अगर कोई हमारा न्यू एडवोकेट इन्वॉल्व हुआ हो, तो हुँ। क्या करें? अगर उसको जो जिसके प्रति एफआईआर हुआ है, जी, जी। उसके लिए उसको बेल लेनी है, तो हाँ, क्या करें? उसे बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हुए जी, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में फॉल्स या एफआईआर आप इवन कह सकते हैं कोई रजिस्टर्ड हो गई है जी। और उसके फैमिली मेंबर ने या उसने खुद ने हुँ। अप्रोच किया आपको कि आप मेरी बेल कराइए। यही आप कहना चाह रहे जी, हैं? जी, जी। तो पहले बात तो आपको ये देखना है कि जो आपके पास एफआईआर है, उसमें जो सेक्शंस हैं, वो कौन-से सेक्शंस हैं, है ना? सबसे पहले ये देखना होता है कि एफआईआर जैसे ही आपके हाथ में आई, उसके सेक्शंस को आपको चेक करना है। जैसे ही आप सेक्शन चेक करेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा ये इस कोड का है, इस एक्ट का है, ये लॉ का इनएक्ट हुआ है, क्राइम हुआ है हुँ। और ये सेक्शन लगा है। अब देखना ये होता है उस एफआईआर पे जो सेक्शन मेंशन है, मिसमैच हो रहे हैं तो वो फिर सेक्शन हटेंगे बाद में। अब बात आती है आप ये कह रहे थे अभी कि बेल कैसे कराएँ उसकी? तो सबसे पहले देखना यही है कि कौन से एक्ट का है और वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। हर्ट था, बेलेबल ऑफेंस है। तो वो बाउंड है एसएचओ उसको बेल देने के लिए। बेल की बात वहाँ होती है जहाँ नॉन बेलेबल ऑफेंस हो और आप अपने डिफेंस के लेवल पे जो भी आपका डिफेंस है, भई कहीं दोनों तरफ़ा लड़ाई हुई, एक तरफ़ा से एफआईआर हो गई, एक तरफ से हुई नहीं, ऐसे होते हैं। या फ़ॉल्स रेप केस का होता है, प्रॉमिस टू मैरी का होता है। आप ना डिफेंस कंसर्न रख के अपना बेल आप लगाते हैं ये आपका। सर अगर देखें कि जो ट्रायल स्टार्ट होता कब है? अगर एफआईआर किसी के अगेंस्ट में हो गई, फिर हमने बेल के लिए फाइल किया, तो जो बेसिकली मेन स्टार्टिंग ऑफ ट्रायल है, वो होता कब है? देखो अब यहाँ ट्रायल की बात शुरू जहाँ होती है, वहाँ 2 क्वेश्चन्स खड़े होते हैं। आप सिविल ट्रायल एफआईआर की क्रिमिनल ट्रायल की हाँ, बात कर आप रहे हैं। क्रिमिनल ट्रायल की बात कर रहे हैं तो जो ट्रायल बेसिक जब शुरू होता है, जब चार्जशीट फाइल होती है। देखिए, जो बीएनएसएस है या सीआरपीसी था, उसमें कहीं पर भी चार्जशीट वर्ड या चालान वर्ड कहीं यूज़ नहीं है। उसमें केवल फाइनल रिपोर्ट जी, वर्ड यूज़ है, जब आप सेक्शन देखते हैं, है जी। ना? तो जब फाइनल रिपोर्ट क्या है? जिसको बोलते हैं। हाँ, तो फाइनल रिपोर्ट कब फाइल होती है? फाइनल रिपोर्ट जब फाइल होती है कि आईओ ये कहता है कि मैंने एफआईआर के बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशन की और मुझे ये एविडेंस फाइंड आउट हुए और इनके कंक्लूजन पर मैं पहुंचा हूं। मैं आपको चार्जशीट फाइल कर रहा हूं बिफोर जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट फाइल होगी फाइनल, चाहे वो चालान हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, वहीं से आपका ट्रायल शुरू। सर कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जाके थाने में कंप्लेंट दे देता है बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे अभी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है, वो सिर्फ कंप्लेंट दिया है। जिसके अगेंस्ट में दिया है, हम्म। जो उसमें एक्यूज़्ड है, जी। तो क्या एक्यूज़्ड एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। देखिए, इसमें भी एक क्लू है कि आपने कहा कि किस एसएचओ के पास में कोई कंप्लेंट रिसीव हुई, तो आपको फ़ोन पहुँचा या पुलिस ने आपको थ्रेटन किया अरेस्ट करने के लिए, बुलाने के लिए और आप पुलिस कम जो कंप्लेंट है उसी पे एंटिसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं। हुँ।
तो आपको ये देखना है कि जो कंप्लेंट रिसीव हुई है हुँ। वो कंप्लेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये ऑफेंस मेंशन हो जो नॉन वेलेबल ऑफेंस हो सकता है। अरेस्टेड होने के बाद तो एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन से और हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट विदाउट एफआईआर इवन, ऐसी जजमेंट है। जी। सर एक क्वेश्चन ये है कि हम्म। जैसे आपने बोला कि हमें बेल मिल जाती है, जी। तो जब बेल मिलती है तो हमें श्योरिटी वहाँ पे भरनी पड़ती है, तो जी। उसका क्या प्रोसीजर है? देखो होता क्या है कि जैसे बेल मिलती है तो बेल ये देखना है पहले सेशन से मिली है या कंसर्न मजिस्ट्रेट से मिली है। एंटीसिपेटरी की बेल बात हो रही थी अभी। हुँ, एंटीसिपेटरी बेल में 2 कंडीशंस होते हैं। या तो वो कंडीशंस ये हो सकते हैं कि भई वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के श्योरिटी पहले ही जमा कराऊँगा। श्योरिटी जमा कराने के लिए ये होता है कि ऑर्डर में ही मेंशन होता है हुँ, कि कितना अमाउंट का श्योरिटी है। अगर सपोज़ दैट 50,000 रुपए का अमाउंट का श्योरिटी आपको डायरेक्शन दी है, तो 50,000 रुपए की कोई भी वैल्यू जैसे व्हीकल हो सकती है या एफडी हो सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो सकता है कोई, एक थर्ड पर्सन जो आपकी सिक्योरिटी देगा, जो पर्सन एक्यूज है उसको सिक्योर करेगा कि प्रेजेंट में जब भी ये एब्सेंस रहेगा तो मैं इसको रिमेन प्रेजेंट कर दूंगा, ऐसा वो सिक्योरिटी देता सर जैसा कि आपने बताया कि जो आईओ है अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है, है। जब वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। जी। तो ट्रायल जब स्टार्ट हो जाता है सर 3 वर्ड मैंने सुने हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न मेरे को रहती है हम्म। कि एक चीफ होता है, एक जी। क्रॉस होता है और एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस होते हैं हम्म। और एविडेंसरी वैल्यू होती हैं। जी। इन सारे जो पहलू हैं सर अगर मुझे आप अच्छे से समझा पा सकें तो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा होता है कि जो कॉग्निजेंस के बाद में एक्यूज़ को बुलाया जाता है। हुँ, एक्यूज़ के बुलाने के बाद चार्ज पे आर्गुमेंट होती है फिर चार्ज फ्रेम। चार्ज फ्रेम बेसिकली एक ऐसा फ्रेम होता है हुँ, कि ये सेक्शंस हैं हुँ, पर्पज़ टू हुँ, इन्हीं के बेसिस पर आपको कमिट या एक्यूटल किया जाएगा। जी, ठीक है? पनिश किया जी, जाएगा या एक्यूटल किया जाएगा। जी। तो वहीं से जैसे मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि सेशन ट्रायल है, हुँ, तो वहीं से केस अगर सेशन ट्रायल है तो कमिट होकर सेशन चला जाएगा। वहीं है तो चार्ज लगेगा उन पे और फर्स्ट विटनेस जो कि ज़्यादातर कंप्लेनेंट होता है हुँ, हर केस में हुँ, फर्स्ट विटनेस हुँ, उसको कॉल किया जाता हुँ, है। अब होता है क्या है जब जैसे ही उसको कॉल किया जाता है विक्टिम वो लेडी हो सकती है, जेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो कंप्लेनेंट की ही डेफिनेशन में आएगा। तो कंप्लेनेंट जैसे ही प्रेजेंट होगा, अब आपने पूछा कि चीफ क्या होता है? सबसे पहले चीफ होता है कोर्ट में। उनको ओथ दिलाई जाती है, जो भी कहूँगा मैं धर्म से सच कहूँगा, जो भी जैसे भी जी, आपको पता ही है। तो जैसे ही उनसे पूछा जाता है कि उस दिन जिस दिन की ये घटना है, इंसिडेंट है, आप याद करके बताइए क्या हुआ था? तो वो अपने चीफ में बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, जो भी एफआईआर के कंटेंट होते हैं, अपना स्टेटमेंट दी हुई होती है आईओ के सामने, वो सारा का सारा वो उनको बताते हैं। जैसे ही वो बताते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ होता है लिखवाने के लिए स्टेट केस। वो सारा का सारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले लिखवा देंगे, फिर अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं, एक्यूज़ के लिए काउंसिल हैं, तो आप उनका क्रॉस करेंगे। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएँगी और फिर दूसरा विटनेस आएगा। ऐसे ही करते-करते वो सारे प्रोसिक्यूशन एविडेंस इसको बोलते हैं, सारी एविडेंस खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद डिफेंस एविडेंस होगी। डिफेंस एविडेंस से पहले एक स्टेज होती है, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज़ में एक्यूज़ वो सब बातें बोलता है, जो उसके डिफेंस में उसको कहनी है, जो उसको अपने बचाव में कहनी है। और उसके बाद उससे ये पूछा जाता है क्या आपको कोई डिफेंस एविडेंस लीड कराना है? कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है या अपना कोई ऐसा गवाह है, उसको पेश कर सकते हैं आप अपने सपोर्ट में, ये होता है। उसके हुँ, बाद जजमेंट, उसके बाद जज जो है कंक्लूजन पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ सभी जो विटनेसेस थे, उनकी क्रॉस और चीफ के बेसिस पर वो कंक्लूजन पे आता है कि ये डाउट में है, कहीं इसको इम्प्लीट तो नहीं किया एक्यूज़ को या फिर जेन्युइन है। अगर कहीं पर उसको डाउट है तो बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसको एक्यूटल कर देगी, सर नहीं तो फिर कन्विक्शन करेगी। सर बहुत बार ऐसे देखते हैं कि अगर नॉर्मल इंसान होता है, किसी के फैमिली मेंबर में कोई अरेस्ट हो जाता है, तो कोशिश ये करते हैं कि तुम ऐसा करना कि पुलिस के सामने कुछ मत बोलना। तो सर पुलिस के सामने जो भी कुछ बोलते हैं हम, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या हाँ, है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी भी आती है कि हुँ, मैं जेल में था या मैं पुलिस का कस्टडी में था और मेरे से कुछ ब्लैंक पेज पे साइन करा लिए या मेरे से कुछ लिखवा लिया। तो हुँ, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कुछ हुँ, नहीं। डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में, हुँ, एडमिसिबल ही नहीं है। जब कोर्ट में जाएँगी वो जब आप ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, तो ह्यूमैनिटी उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ हुँ, है कि जो भी जुडिशियल अंडर अंडर पुलिस कस्टडी दिया हुआ हुँ, स्टेटमेंट है, उसकी पुलिस कोई को दिया वैल्यू हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये सब जज जानते हैं कि पुलिस क्या करती है। सर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार
अगर हम देखें तो थाने पे जाते हैं, हुँ, थाने पे हम अपना एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो पुलिस नहीं रजिस्टर करती है। हुँ। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? अगर पुलिस हमारा जो भी कंप्लेन है, एफआईआर उसे नहीं रजिस्टर करती है तो क्या करना चाहिए? देखो तरीका ये होता है कि पहले तो ये देखना होता है कि जो जिसके लिए कंप्लेंट आप दे रहे हैं वो ऑफेंस क्या है। सपोज़ करो आपने ये कंप्लेंट दी मर्डर की, हुँ, तो ऐसा बहुत रेयर केसों में होता है कि ऐसे केसों में हुँ, पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे हुँ, या आपने कोई रेप की ऐसी हीनियस क्राइम की हुँ, 307 के हुँ, केसों की हुँ, ऐसे केसों की कुछ हुँ, आपने दे दिया, हुँ, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बचती कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे। हुँ, लेकिन कुछ केसों में ऐसा होता है जैसे 420 हो गया या ऐसा हो गया, हुँ, इनमें होता है कि चलो ये एफआईआर नहीं लिखेगी हुँ, पुलिस। तो ये सीधा प्रिंसिपल है कि सबसे पहला काम है आप एसएचओ को अप्रोच करें। जी, एसएचओ कंसर्न जो है अगर नहीं मानते तो फिर आप हुँ, उसके 1 हफ्ते के बाद भी लेवल के हो सकते हैं। अगर आप कहीं स्टेट में दूसरी स्टेट में होते हैं, दिल्ली के अलावा तो वहाँ हुँ, पर सीओ लेवल हो सकते हैं या एसएसपी, एसपी लेवल के हो हुँ, सकते हैं। इन सभी को अप्रोच करने के बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप कंसर्न मजिस्ट्रेट को रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आफ्टर एग्जामिनेशन हुँ, और विदाउट एग्जामिनेशन वो डायरेक्ट भी एसएचओ को डायरेक्शन दे दें एफआईआर के लिए मैं और फिर वही हुँ, शुरू हो जाएगा आपका ट्रायल। हुँ। एफआईआर होने के बाद फिर वही चार्जशीट और फिर वही ट्रायल जो भी मैंने आपको समझाया। यही है क्रिमिनल ट्रायल। सर आपसे लास्ट एक क्वेरी ये है जी। कि क्या होता है कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो बहुत लोग सोच लेते हैं कि जो सेक्शन लगा है हुँ, एक्यूज़ के अगेंस्ट में, पूरा ट्रायल उसी पे चलेगा। जी। जैसे किसी पे सपोज़ करिए अभी का रेप लग गया या पॉस्को लग गया, जो हुँ, पुलिस लगा दी। जी। तो क्या बेसिकली मेन चार्ज वही होते हैं जो एफआईआर में लिखे होते हैं? नहीं, देखो क्या है, एफआईआर जब तक थी, एफआईआर किसके बेसिस पे हुई? एक स्टेटमेंट के बेसिस पर, रिटन कंप्लेंट के बेसिस पर, यही है ना? जी। लेकिन जितने कंटेंट थे उसमें, कंप्लेंट में, उसके को हम कभी चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज वो है, जो एफआईआर पर इंटेरोगेट हो, इन्वेस्टिगेट हो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फाइनल रिपोर्ट के रूप में मजिस्ट्रेट को सबमिट करे और उस पे पूरा गो थ्रू होने के बाद जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद जो चार्ज लगेगा वो आपका चार्ज है जिसे हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये है। थैंक यू सर आपने हर एक चीज़ों को बहुत स्मूथली कोई नहीं, एक्सप्लेन किया। मोस्ट वेलकम है थैंक आपका यू चैनल और पे। अगले बार फिर मिलेंगे बहुत ही क्वेश्चन के साथ आपसे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।